आज का हमारा मुख्य विषय है कि एग्जाम्पल के माध्यम से कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत की व्याख्या करना। तो आइए हम इसको देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले मान लीजिए एक उत्पादक है, एक उत्पादक बाजार में जाता है और बाजार में जाने के बाद क्या करता है कि सबसे पहले वो कंसीडर किस पे करता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। पहले कुछ ना कुछ फिक्स यूनिट, जैसे लैंड है, आपको मान लीजिए मशीनें हैं, तो कुछ ऐसी लागतें लगाता है जो उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता। मान लीजिए उसकी फिक्स लागत जो है वो 100, ठीक है। तो चाहे आप 1 इकाई का उत्पादन करें, चाहे 2 इकाई का करें, चाहे 0 इकाई का करें, आपकी स्थिर लागतें सदैव स्थिर बनी रहती है। आपकी स्थिर लागतें सदैव स्थिर बनी रहती हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट का मान उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ये देखिए, आपको मैं रेड से दिखा रहा हूं कि अगर आप 1 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं तो 100 स्थिर लागत है। अगर 2 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं तो स्थिर लागत 100 है। 3 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं तो स्थिर लागत 100 है। यानी चाहे जितनी इकाइयों का उत्पादन बढ़ाते जाएं या उत्पादन शून्य कर दें, टोटल फिक्स कॉस्ट का मान कभी नहीं बदलता। तो इसलिए हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट इज नॉट फंक्शन ऑफ क्यू, यानी यह उत्पादन चाहे बढ़े चाहे घटे, ये इसका फलन नहीं है। ठीक है। दूसरा, जब मैंने 1 इकाई वस्तु का उत्पादन किया, जब 1 इकाई वस्तु का उत्पादन किया तो मुझे लागत कितनी आ गई, 200 यूनिट आई, 200 इकाई। ठीक है। जब मैं 2 इकाई का उत्पादन करता हूं, 2 इकाई के लिए उत्पादन की सोचता हूं, तो मेरी लागत होनी चाहिए परिवर्तनशील लागत 400 इकाई, लेकिन मुझे 300 रुपए ही देना पड़ता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों कि 1 इकाई वस्तु का उत्पादन करने के लिए मेरी लागत 200 आई, लेकिन 2 इकाई का उत्पादन करने के लिए मुझे 300 क्यों करना पड़ा? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये आपके मन में एक प्रश्न आता है। तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक मैथ में हमने क्लास 8 में क्वेश्चन पढ़ा था कि एक ट्रैक्टर 8 घंटे में, मान लीजिए 8 घंटे में 8 आवर्स में क्या होता, मान लीजिए 2 खेतों की जुताई करता है, 2 खेतों की जुताई और बुआई कर देता है। ठीक है। तो बताइए 16 घंटे में कितना करेगा? आपने बड़ा फेवरेट क्वेश्चन सुना होगा ना, तो आप झट से आंसर दे देते हैं 4 खेतों की ना। लेकिन कभी भी एक इकोनॉमिस्ट नहीं कहेगा कि जो खेत हम 8 घंटे में, जिन खेतों में हम 8 घंटे में काम करते थे 2 खेतों में, वही 16 घंटे में 4 खेतों में जस्ट डबल नहीं। अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि मुझे 2 घंटे में एक्सपीरियंस हो जाता, एक स्किल मेरी डेवलपमेंट हो जाती है। तो 8 घंटे में अगर मैं 2 खेतों में काम करता हूं तो हो सकता है कि मैं 14 घंटे पे ही 4 खेतों में काम करूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंतरिक आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होती है, मितव्यताएं प्राप्त होने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर अगला काम थोड़ा सा मुझे इजी होने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे जैसे क्या होता है, घंटे बढ़ते जाएंगे, मेरी स्पीड और बढ़ेगी और मेरी लागत कम होती चली जाएगी। तो कभी भी एक अर्थशास्त्री हर काम को डबल ना करके वो कहता है कि स्किल जब मेरी ऐड हो जाएगी तो हो सकता है कि 4 खेतों का काम मैं 13 आवर्स में ही कंप्लीट कर दूं। तो अगली यूनिट का आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होने के कारण, जैसे मैं एक लेबर को से कहता हूं कि आप बताइए, एक लेबर से आपको मैं काम पे रखूंगा, कितना लोगे? आपने कहा 200। अच्छा ये बताओ, मैं 2 दिन का काम दूंगा। साहब एक काम करिए, अच्छा 150 रुपए दे दीजिए, लेकिन आप मत करिए। मैं 3 दिन रखूं तो वो लगातार अपना रेट कम करता चला जाएगा, क्योंकि उसको सर्टेनिटी है कि मुझे काम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे मैं उत्पादन की इकाइयां बढ़ाता जाता हूं, मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, मुझे कच्चा माल, रॉ मटेरियल 1 यूनिट के लिए कोई भी ज्यादा देगा, लेकिन मैं थोक में लूंगा। एक वर्ड आपने सुना होगा, थोक में। जब मैं थोक में लूंगा, श्रम पूंजी, तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी। वही सिद्धांत यहाँ पे काम कर रहा कि जब मैं 1 इकाई वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं तो 200 यूनिट मुझे परिवर्तनशील लागत है, लेकिन जब
मैं 2 इकाई का उत्पादन करता हूं तो मुझे 300 रुपए लागत के रूप में देना पड़ता है। जब मैं तीसरी इकाई का उत्पादन करता हूं तो मुझे 350 रुपए लागत वहन करनी पड़ती है। जब मैं 4 इकाई का उत्पादन करता हूं तो 380 लागत वहन करनी पड़ती है। जब मैं 5वीं इकाई का उत्पादन करता हूं तो मुझे 400 इकाई का उत्पादन लागत वहन करनी पड़ती है और 6ठी इकाई पे मुझे 620। तो इस प्रकार टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है घटते दर से। यहाँ पर आप देखिएगा ये घटते दर से बढ़ती है, घटते दर से बढ़ती है, फिर स्थिर दर से बढ़ती है, फिर आपकी स्थिर दर से बढ़ती है और फिर आपकी बढ़ते दर से बढ़ती है। देखिए 9वीं इकाई का उत्पादन करने के लिए आपको 26 रुपए की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 10वीं इकाई के लिए 10 इकाई अगर उत्पादन करते हैं तो आपको 44 रुपए देना पड़ता है। तो इस प्रकार हमको बाय नेचर ऐसा प्रवृत्ति मिली, ऐसा ट्रेंड मिला, ऐसा हमको मार्केट में मिला, प्रैक्टिकली मिला कि प्रारंभ में जो लागत थी किसी उत्पादक की वो घटते दर से लगातार बढ़ती गई, लेकिन बाद में जब हम अनुकूलतम स्थिति पर आ गए तो आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो गई। तो प्रारंभ में आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होने लगती, पहला पॉइंट याद रखना। इसलिए हमारी उत्पादन लागतें लगातार क्या होती, घटते दर से बढ़ती हैं। दूसरा, अनुकूलतम स्थिति प्राप्त हो जाती है। अनुकूलतम स्थिति प्राप्त हो जाने से आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो जाती हैं। आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो जाती हैं। आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो जाती हैं और यहां पर प्रोड्यूसर को सबसे कम कॉस्ट उठानी पड़ती है। कभी कभी आप नहीं कहते हैं हम परफेक्ट स्किल्ड हो गए हैं। परफेक्ट स्किल्ड का मतलब होता आप ऑप्टिमम की स्टेज पे आ गए हैं और आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं यहां पर अधिकतम हो गई है, यानी आप अपना बेस्ट कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर प्रारंभ में 0 पे आउट होता था, फिर 20 रन बनाया, फिर क्या हुआ, लगातार मैंने एक वर्ल्ड कप देखा 50 रन से नीचे उसने किसी में भी नहीं बनाया, 50 रन, और तो वो अपने कैरियर के ऑप्टिमम स्टेज में पहुंचा, अब बाद में घटने लगा। तो पहले वो कुशलता की तरफ बढ़ा पहले स्टेज में, तो लागतें कम हुई लेकिन प्रारंभ में अधिक थी। ये था कि बीसीसीआई उसको कहीं निकाल के बाहर न कर दे। फिर जब वो ऑप्टिमम पे आया, वो अपनी स्किल के बेस्ट में आया, तो वो हर मैच में लगभग हर तीसरे मैच में शतक मारने लगा। यानी वहां पर उसकी आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं ऑप्टिमम हो गई, उसका बॉडी उसके साथ देने लगा, यानी बॉडी उसके अनुकूल हो गया और वो ऑप्टिमम पे रहा। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रू है कि जो व्यक्ति ऑप्टिमम पे पहुंचा, ये यूनिवर्सल ट्रू है, जो क्लास का टॉपर रहता है, जो हम भाला फेंकने में विश्व रिकॉर्ड जो है वो 90 मीटर का है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या होता है, कम हो जाता है। तो आनंद जी, अभी हम लास्ट में आपका क्वेश्चन लेंगे सारे, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है, क्या होता है कि जब हमारा ऑप्टिमम टूट जाता है, जब हमारा ऑप्टिमम टूट जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप लगातार हमारी लागतें बढ़ती जाती है। सचिन को अपने टीम में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो गया था। क्यों? हर इंसान के लाइफ में होता, आपका ऑप्टिमम स्टेज, ये हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी कहती है, या आप यूनिवर्सल लेवल पे, हम जब यंग एज पे होते तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यानी हम ऑप्टिमम स्टेज पे जा सकते हैं। एक लॉजिक ये उठा कि क्यों ना आईएएस की एज को 21 की से 40 साल कर दिया जाए। एक आईएएस 21 साल से लेकर 40 साल की एज में क्यों ना बने। तो लॉजिक ये रखा गया कि जितना यंग आईएएस होगा, अगर 21 से लेकर के 26 साल या 30 साल हम इसकी मैक्सिमम एज रखते हैं, तो शायद अगर वो क्वालिफाई करके आता कोई भी बंदा, तो 21 से 26 का ब्रेन सबसे तेज काम करेगा और वो वास्तव में सही प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। अगर आपने रट्टा मारा 40 साल तक एक ही क्वेश्चन को रटा और 40वें साल में आप आईएएस बन गए, तो आपकी स्किल नहीं है बल्कि आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है ना, तब आप आईएएस बने। लेकिन कोई बंदा अगर 21 साल में आईएएस बन रहा है, तो मतलब कि आपके अंदर आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं बेस्ट है और आप हर चीज को कैप्चर कर लेते हो। इसी लॉजिक पर आईआईटी ने भी अपना 2 अटेम्प्ट ही रखा कि इंटर प्रीवियस में और फाइनल में रखेंगे,
पहले क्या करते थे लोग, 30 साल तक लगातार रट्टा मार मार के अंत में, भाई जब आप डेली वही क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, क्वालिफाई कर लोगे। तो उन्होंने कहा स्किल बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो जब हम उत्पादन के प्रारंभ अवस्था में होते हैं तो आंतरिक तथा बाह्य मितव्ययताएं मिलने लगती है, जिससे लागतें घटती दर से बढ़ती है। अनुकूलतम स्थिति में लागतें स्थिर दर से बढ़ती है और आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो जाती है। तथा थर्ड स्टेज पे हम लोग क्या होते हैं, अधिकतम पे, यानी जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हम लोग मैक्सिमम पे आ जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम पे आने के कारण हमारे पास क्या होता है, आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अमितव्यताओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए हमको उत्पादन में ये 3 नियम मिले कि लगातार पहली तो उत्पादन घटते दर से बढ़ी, फिर स्थिर दर से, फिर आपके बढ़ते दर से। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मुझे ऐसा ट्रेंड दिखाई पड़ा, प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, ऐसा मुझे परिवर्तन की दर दिखाई पड़ी, परिवर्तन की दर। ये डेटा जब मार्केट में से लिया गया, एनालिसिस किया गया, तो अर्थशास्त्रियों ने बैठ के एनालिसिस किया कि आखिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा था। तो उसकी रिसर्च रिपोर्ट आई और उस रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि ये अनुकूलतम स्टेज पे हम जा रहे थे, यानी हम ऑप्टिमम की तरफ जा रहे थे और ऑप्टिमम की तरफ जाने के कारण मुझे ऐसा हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेज था स्थिर दर, यहाँ पे ऑप्टिमम पे हम पहुंच गए थे। हर इंसान का करियर का बेस्ट टाइम आता है, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, हर इंसान का या हर उत्पादन के साधन का। और याद रखना, एक इकोनॉमिक्स में मान्यता है कि इकोनॉमिक्स केवल मानव व्यवहार का अध्ययन है, आप जानवर का अध्ययन नहीं करेंगे। तो एक इसमें केवल ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाएगा, तो मनुष्य द्वारा किया गया उत्पादन का कार्य ही हम शामिल किया करेंगे। तो एक स्टेज जहां पर लागतें स्थिर दर से बढ़ती है, उस स्टेज में हमारी स्किल्ड ऑप्टिमम हो जाती है। आप देखिएगा, आप अभी इस एग्जाम को दे रहे हैं, कल को आप यूजीसी नेट देंगे, प्रोफेसर देंगे, और कुछ लोग इसी में से आईएएस देने लगते हैं और आईएएस बनने के बाद ऑप्टिमम पे आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति का ऑप्टिमम स्टेज कहीं ना कहीं आता, लेकिन एक स्टेज के बाद आप कहते हो कि नहीं, अब मुझसे नहीं होता, अब मैं बैठ नहीं पाता हूँ, अब नहीं मैं काम कर पाता हूँ, अब मेरी लर्निंग कैपेसिटी खत्म। मतलब आप ऑप्टिमम से अब दूर हट रहे हैं, ऑप्टिमम से दूर हट रहे हैं, तो वहां पर लागतें बढ़ती दर से प्राप्त होती हैं। आप फील करिएगा। चलिए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पीछे इतनी बड़ी कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम क्या करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। आप टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो, तो आपको देखो टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो 200 में से 100 को मर्ज करिए, प्लस करिए, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 300। यानी पहली इकाई को उत्पादन करने की आपकी कुल लागत 300 है, जिसमें से टीएफसी का मान 100 है तथा टोटल वेरिएबल का कॉस्ट का मान 200 है। दूसरी इकाई पर आपको कितनी आएगी टोटल कॉस्ट का मान, 400, 100 आपकी टीएफसी है, 300 ये है। तो सब में हम अब ऐड कर देते हैं तो आपका कुछ ऐसा डेटा मिल जाता है। मैं इसको नोट कर देता हूं, 720, 1050 and 1600 and 2700 and 45, ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राप्त हुई। तो क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट का मान स्थिर है, इसलिए जो व्यवहार टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ मुझे प्राप्त हुआ, अनुकूलतम की घटते हुए दर से बढ़ने की, ऑप्टिमम की स्थिर दर से बढ़ने की, और ऑप्टिमम से दूर हटने की बढ़ती हुई दर से बढ़ने की, वही ट्रेंड, वही प्रवृत्ति टोटल कॉस्ट की भी मिली, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट का मान वो था, स्थिर था। और याद रखना, उत्पादन का कोई भी नियम टोटल फिक्स कॉस्ट पर नहीं लगेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट पर कोई भी उत्पादन का नियम नहीं लगता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका मान सदैव स्थिर रहता है और उत्पादन के नियम सारे इस पे लगते हैं, टोटल कॉस्ट पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, इसलिए इनके साथ ऐसा ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ा। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई, आपने समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर लागतें आपकी घटते दर से बढ़ रही हैं, यहाँ पर स्थिर दर से बढ़ रही हैं, यहाँ पे बढ़ते दर से बढ़ रही है। तो 3 प्रकार का ट्रेंड हुआ। तो ये 3 प्रकार का ट्रेंड टोटल कॉस्ट के साथ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ मिला। तो ये 3 प्रकार का हम दोनों वेरिएबल देख सकते हैं। तो आप देखिए कि
वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो प्रारंभ में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो प्रारंभ में, देखिए आप इतना उत्पादन जब किए थे, ओरिजिन से निकला, मूल बिंदु से निकला, और नीचे आप क्या करेंगे, उत्पादन की इकाइयां लेंगे, उत्पादन की इकाइयां लेंगे। और उत्पादन की इकाइयां लेने का तात्पर्य, हम लोग यही गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि यहाँ पर हम श्रम की इकाइयां ले लेते हैं और वहां पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। याद रखना, उत्पादन चैप्टर में आप यहाँ पर श्रम की इकाइयां लेंगे, नीचे जहां पर रेड मेरा है इंडिकेटर, और लेकिन लागत चैप्टर में यहाँ पे आप उत्पादन की इकाइयां लेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब मैं Q1 उत्पादन करता हूं, जब मैंने 0 उत्पादन किया तो लागत मेरी, जब Q1 उत्पादन करता हूं तो देखिए ये जो ढाल है ये घटते दर से बढ़ रही है, घटते दर से बढ़ रही है, घटते दर से बढ़ रही है। ओके, तो यहां पर हम आ गए Q1A पर। फिर देखिए एक ऐसा स्टेज आता है कि जब मैं उत्पादन बढ़ा करके Q2 कर देता हूं तो यहां पर लागतें स्थिर दर से बढ़ रही है, और जब मैं उत्पादन बढ़ा करके Q3 कर देता हूं तो यहां पर आप देखिए लागतें बढ़ती दर से बढ़ रही है, लागतें बढ़ती दर से बढ़ रही है। जहां अनुकूलतम की तरह हम जा रहे हैं, अनुकूलतम की तरफ जा रहे हैं, यहां अनुकूलतम पर पहुंच गए, अनुकूलतम पर पहुंच गए, कहां पर, स्थिर पर। एक उत्पादक कायदे से यहीं पर इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, इस स्टेज पे। और जब ये अनुकूलतम से हम दूर जाते हैं, अनुकूलतम से दूर जाते हैं, यहां पर मितव्यताएं बाह्य तथा आंतरिक, मितव्यताएं बाह्य तथा आंतरिक मिलती है, यहां पर अधिकतम होती है बाह्य तथा आंतरिक मितव्यताएं, यही चीज, और यहां पर अमितव्यताओं में कन्वर्ट हो जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ा, इस प्रकार की ढाल रेखा वाला मुझे लागत कर्व प्राप्त हुआ। नाउ अब आओ टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट हमने कहा था यदि उत्पादन 0 है तो आपको 100 टोटल फिक्स कॉस्ट देनी है। जब आपने उत्पादन किया Q1 तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट फिर भी आपकी 100 रही। जब आपने उत्पादन किया Q2 तो भी आपकी उत्पादन क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट उतनी रही। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पर उत्पादन का नियम लागू नहीं होता, इसलिए ये सदैव आधारच के समांतर रहती है, ये आधारच के समांतर सदैव बनी रहती है, ऐसा हमको ट्रेंड्स दिखाई पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल फिक्स कॉस्ट भी हमने एनालिसिस कर लिया। चलिए अब क्या करते होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाती है। ये लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ जोड़े तो मुझे कुछ ऐसा टोटल कॉस्ट, तो मैंने क्या बोला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला ही ट्रेंड प्रवृत्ति टोटल कॉस्ट अपना लेता है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट का मान न्यूट्रल होता है, टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन के नियम से प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसकी प्रवृत्ति को टोटल कॉस्ट अपना लेता है, और ये आपका लंब अक्ष से निकलता है, और प्रारंभ में उत्पादन बढ़ाने के साथ लागतें घटते दर से बढ़ती है, घटते दर से बढ़ती है, फिर स्थिर दर से बढ़ती है कांस्टेंट रेट से, और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती, ऐसा ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ा। चलिए अब मैं एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट तथा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की चर्चा करूंगा। तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट तथा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, फार्मूला देखिए कि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है। तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने बस आपको सिखाया था कि टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से आप विभाजित कर दीजिए तो एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। औसत आप कैसे निकालते हो, आपसे मार्केट में बोले कि एक एवरेज कैसे निकालोगे, तो टोटल जो कॉस्ट होती है, कुल लागत जो होती है, उसको उत्पादन की इकाइयों से भाग दीजिए, आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दीजिए, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दीजिए। तो इस प्रकार आपको तीनों कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएंगी। चलिए करते हैं। तो टोटल कॉस्ट कहाँ है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। अगर उत्पादन की इकाइयां कितनी है, ये आपकी यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन है, यानी टोटल कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो पहले में 300 अपॉन
1, तो क्या होगी एवरेज कॉस्ट 300। 400 बटे 2 तो आपकी क्या होगी 200। 450 बटे 3 तो 450 बटे 3 तो आपको कितना मिलेगा एवरेज कॉस्ट? आपको 150। ठीक है, जब 480 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 120। फिर आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 500 को 5 से, 500 को 5 से तो 100। 720 को 6 से तो कितना मिलेगा आपको 150। फिर जब 1050 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है 200। फिर जब मैं 1600 को 8 से डिवाइड करता हूं तो कितना प्राप्त होता है 200। फिर आपको क्या होता है कितना प्राप्त होगा 2700 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना मिलेगा आपको आपका 100 ये सॉरी यहाँ पर 120 है 120 आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 150 आपका 200 ये आपका निकला 300 एंड ये आपका निकला 450। तो इस प्रकार आपको एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो गया। एवरेज कॉस्ट जब डेटा को मैंने एनालिसिस किया तो देखिए प्रारंभ में लागतें घटती चली गई हैं यहां तक एवरेज कॉस्ट लगातार कम हुई है आप देख रहे हो 300 से 200, 200 से 150, 150 से 120, 120 से 100। यहाँ पे देखिए सबसे कम हो गई है औसत लागत 100 हो गई है। लेकिन यहां से आप देखिए कि लगातार एवरेज कॉस्ट बढ़ती चली गई है, आप देख सकते हो। तो औसत लागत प्रारंभ में गिरती है, न्यूनतम पर पहुंचती है, 100 इज द न्यूनतम मिनिमम पॉइंट, उसके बाद बढ़ने लगती है। तो आप इसका रिजल्ट कुछ ऐसा देख सकते हो। अगर इसको मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं तो सबसे ये आपको देखो एवरेज कॉस्ट है, नीचे यूनिट्स आपका प्रोडक्शन है। प्रारंभ में औसत लागत कितनी थी जब मैंने उत्पादन Q1 का किया, जैसे जैसे मैंने उत्पादन बढ़ाता गया, Q2 किया उत्पादन, तो मेरी औसत लागत गिरी और गिरने के बाद जब मैंने उत्पादन Q3 किया तो देखिए मिनिमम पे पहुंच गई, जो आप वहां 100 देख रहे हो। और जब मैंने उत्पादन बढ़ा करके Q4 किया तो आपकी लागतें बढ़ने लगी और उसके बाद क्या होती है Q5 पर ये लागतें और बढ़ जाती। वही रीजन, वही आप लॉजिक देखो, रीजन उत्पादन के नियम। पहला आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं यहाँ पर प्राप्त होती, इतनी दूर तक। यहाँ पर आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होती है, यहाँ पर अधिकतम हो जाती। क्या आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है यहाँ पर अधिकतम हो जाती, यहाँ पे प्राप्त होती। याद रखना, प्राप्त होने का मतलब आप पा रहे हैं, बार बार पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। और यहाँ पर आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं क्या हो जाती है अमितव्यताओं में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए लागतें बढ़ने लगती। यहां तक हम अनुकूलतम की दिशा में जा रहे होते हैं, अनुकूलतम की दिशा में जा रहे होते हैं, यहाँ पे अनुकूलतम पे पहुंच गए होते हैं जहां पर लागतें सबसे कम, और उसके बाद अनुकूलतम स्थिति से हम दूर जा रहे होते हैं। इसलिए यही उत्पादन के 3 नियम लगते हैं। इस कारण से एवरेज कॉस्ट हमें यू आकार का प्राप्त होता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मैंने निकाला, चलो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लो। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फार्मूला है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से आप विभाजित कर दो, कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दो। तो चलिए टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ये है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को जब उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करेंगे तो 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, आप इसको देखिए करेंगे तो कितना आएगा 100। फिर आप 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। फिर आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 33.33। जब आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना पाएंगे, आप पाएंगे 25। जब आप 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना पाएंगे 20। फिर इसी प्रकार 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16.67। फिर आप 100 को डिवाइड करेंगे, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 14.26। जब 100 फिर 12.2, 12.5, फिर 11.
आपका 11 एंड फिर 10। अब इसका रिजल्ट क्या कहता है कि औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती है, पुनः घटती है, घटती चली जाती 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 है और लगातार घटती चली जाती है। यानी औसत स्थिर लागत जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे उसके परिणाम स्वरूप घटती चली जाएगी, बट कभी जीरो नहीं होगी। तो इसका कुछ ट्रेंड मुझे ऐसा दिखाई पड़ा, ऐसा दिखाई पड़ा। एवरेज फिक्स कॉस्ट मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि जैसे जैसे उत्पादन मैंने बढ़ाता चला गया, उत्पादन बढ़ाता गया, Q1 उत्पादन किया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरी ये थी। जब मैंने उत्पादन बढ़ा करके Q2 ए बी हो, जब मैं बी पॉइंट पर आया, उत्पादन मैंने इतना बढ़ाया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हुई, और सी पॉइंट पर आया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और कम हुई। ये लगातार कम होती चली जाती है, लेकिन ये कभी भी आधार अक्ष को टच नहीं करेगी, ठीक है। और ना इसका स्लोप सदैव क्या होगा, निगेटिव होगी। यही वो लागत है जो यू शेप की नहीं पाई जाती है। और एएफसी भी, ये एएफसी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एएफसी लगातार डिक्लाइन करके आती है। वो लागत कौन सी है जो लगातार कम होती चली जाती है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एएफसी के स्टडी करी। चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला मैंने अभी बताया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दो। तो ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 200। 200 को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करो, तो 200 को 1 से विभाजित करोगे तो आएगा कितना, 200। फिर 300 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 150, ठीक है। इसी प्रकार 350 को जब विभाजित करोगे 3 से, तो 350 को विभाजित करोगे 300 कितना आएगा, 116.6, ठीक है। फिर 95, फिर 80, फिर आपका 103, फिर आपका 135, फिर आपका 187, फिर आपका 288 और फिर 440। ये कुछ ट्रेंड दिखाई पड़ा। इसको एनालिसिस करते हैं तो प्रारंभ में आपकी औसत परिवर्तनशील लागत लगातार कम होती चली जाती है, और 1.80 देखिए दैट इज मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो गई हैं, साथ ही साथ आपका अनुकूलतम स्तर प्राप्त हो गया है, इसलिए आप 80 पर आए। यहाँ से अनुकूलतम स्तर टूट गया, इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत लगातार बढ़ती चली गई है, लगातार बढ़ती चली गई है। तो इस प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत भी यू आकार की होगी, प्रारंभ में लागतें घटती है, फिर स्थिर होती है, फिर बढ़ने लगती है। तो ये कुछ ट्रेंड मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, जो क्या होता है, प्रारंभ में जब मैं उत्पादन कितना करता हूँ, Q1 इकाई का करता हूँ, तो मेरी औसत परिवर्तनशील लागत कुछ इतनी है, Q1A है। लेकिन जब मैं उत्पादन बढ़ाता हूँ तो उत्पादन के नियम लागू होने के कारण, याद रखना बार बार मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, आपसे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है, इंटरव्यू में हरदम परेशान किया जाता है कि आखिर ये क्यों होता है, आखिर ये क्यों होता है। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हैं तो उसका रीजन है उत्पादन के नियम, उत्पादन के नियम। और पहला नियम, आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होने लगती है। दूसरा, अनुकूलतम स्थिति की तरफ जाने लगते हैं, इसलिए ऐसा होता है। मिनिमम पॉइंट बी है, यानी Q2 उत्पादन करने के परिणाम स्वरूप मेरा इतनी लागत आ गई, बहुत कम लागत आ जाती है Q2 उत्पादन पर, तो मैं कहता हूं यहाँ पर आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं मैक्सिमम हो गई तथा अनुकूलतम स्थिति मुझे प्राप्त हो गई। यहाँ पर हम जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे प्राप्त हो गई। और इसके बाद क्या होता, आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अमितव्यताओं में कन्वर्ट हो जाती है और हम अनुकूलतम से दूर हटने लगते हैं। इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यू आकार का पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि इसकी ढाल में परिवर्तन होता रहता है।
नाउ जब मैंने उत्पादन किया Q3 तो यहाँ पर हम पहुंच गए सी पॉइंट पर। अब मैं डिस्कस करता हूं तीनों को। तो अब मैंने देखा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो थी वो निगेटिव स्लोप का था ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो थी वो निगेटिव स्लोप का था और लगातार आधार अक्ष की तरफ बढ़ता चला गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो यू शेप की थी, जो आपको ये दिखाई पड़ रही है। और एवरेज कॉस्ट हमने क्या कहा, एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के संयुक्त में मेल मिलाप से बनता है। तो इस प्रकार देखिएगा कि ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये ऊपर वाला ये आपका एवरेज कॉस्ट है, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है। प्रारंभ में एवरेज कॉस्ट तथा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच डिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का मान ज्यादा होता है। बहुत केयरफुली इस वर्ड को सुनिए जो मैं कहने अब जा रहा हूं। एग्जाम्स में ये आपको रिलेशनशिप परेशान करेगी। प्रारंभ में एवरेज कॉस्ट तथा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अंतर ज्यादा होता है क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का मान ज्यादा होता है, औसत स्थिर लागत का मान अधिक होता है। जब हम जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाते इनके बीच का लगातार डिस्टेंस कम होता जाता है। कारण क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का मान लगातार कम होता चला जाता है। आप देखिए उत्पादन आपने और अधिक बढ़ाया, उत्पादन और अधिक बढ़ाते जाते हैं तो इनके बीच का लगातार दूरी कम होती चली जाती है। और देखिएगा जैसे जैसे एएफसी का मान कम होगा, एएफसी का मान कम होगा, उसके परिणाम स्वरूप इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट अंतर भी कम होता चला जाता। लेकिन कभी भी एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मिलता नहीं है क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती। एग्जाम्स में आपको ये डायग्राम बनाने में ये ध्यान रखना होगा कि एवरेज कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन फ्यूचर में लगेगा ऐसे कि जैसे जुड़ जाएंगी इन फ्यूचर। जैसे ट्रेन की पटरियों को आपने देखा है, जो ट्रेन की पटरी होती है दूर से देखो तो लगता है किसी पॉइंट पे जाके मिल गई होगी बट मिलती नहीं। उसी प्रकार एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता और जैसे जैसे एएफसी का मान कम होता चला जाता इनके बीच का अंतर कम होता चला जाता है। तो हम फार्मूले में देखते हैं एसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी, और जब एएफसी का मान लगातार कम होगा तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी एसी एवीसी के बराबर नहीं होगा। दिस इज द वेरी नोटेबल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम्स में परेशान करेंगे कि आखिर एसी एवीसी से क्यों नहीं मिलता जब कम होता जाता। तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होती है। प्रारंभ में इनके बीच अंतर इतना अधिक क्यों होता है, इसके बीच अंतर इसलिए होता क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का मान प्रारंभ में अधिक होता, इसलिए ऐसा पाया जाता। आपका आंसर इतना होना चाहिए, एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें बुक्स में आपको बहुत कम मिलेंगी, वैसे मुझे तो नहीं लगता मिलेंगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लास्ट की तीसरी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के विषय में एनालिसिस करना। हमने क्या बोला, कल मोहन जी का शायद प्रश्न था, मोहन जी बड़ा परेशान थे, इस पे आप देखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है चेंजेस या जो हमारे पास कुल लागत में परिवर्तन की दर। आप याद रखना, परिवर्तन की दर, किस दर से परिवर्तन हो रहा ये याद रखना। जहां पर आपको एम मिल जाए समझ जाना, मार्जिनल जहां पे वर्ड यूज होने लगे, देखिए तीनों जगह मार्जिनल यूज हो रहा, मतलब कि ये फिक्स कॉस्ट के परिवर्तन की दर को ढूंढ रहा है, बताने के आपसे कह रहा है। याद रखना, मार्जिनल का तात्पर्य होता है कि परिवर्तन की दर को आप कैलकुलेट करो, और जिसको मैथमेटिक्स में हम लोग अवकलन कहते हैं। अवकलन क्यों निकाला जाता है, परिवर्तन की दर ढूंढने के लिए। तो वही चीज हम आज यहाँ कर रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट में परिवर्तन की दर को ढूंढेगा। मार्जिनल फिक्स कॉस्ट क्या करेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट में परिवर्तन की दर ढूंढेगा। और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन की दर को ढूंढेगा। क्लियर है, चलो। जब हम 300 है तो परिवर्तन कैसे निकलेगा,
300 को पिछले की इकाई से माइनस कर दो, पिछले कोई इकाई नहीं है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? 300। अब हम जब मेरी उत्पादन बढ़कर के 1 इकाई से 2 इकाई हो जाता तो मेरी लागत कितनी हो गई? 400। तो 400 से 300 को माइनस कर दो तो परिवर्तन की दर आपको पता चल जाएगी। तो जब 400 में से 300 माइनस कर देंगे तो सीमांत लागत कितनी आ जाएगी? क्लियर है? फिर जब मैंने उत्पादन 3 इकाई का किया तो 450 हो गया। अब परिवर्तन की दर ढूंढना है तो 450 से 400 को माइनस कर दो। तो 450 में से 400 को माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 50 सीमांत लागत। फिर जब मैंने उत्पादन 4 इकाई का किया तो 480 में से 450 को माइनस कर दोगे तो मुझे 30। फिर 500 में से 500 इकाई 500 जब मेरी लागत हो जाती है तो 480 को माइनस कर दोगे तो आपको हो जाएगी 30। फिर जब 720 हो जाती है आप छठवीं इकाई पे आपकी लागत, तो 720 हो जाती तो 500 माइनस कर देंगे तो आपको जो सीमांत लागत प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी? आपका यहाँ पर यहाँ पे 20 होगा ना, 20 एंड ये आपका हो जाएगा 220। फिर आपका हो जाएगा 330, फिर 550, फिर 1100, फिर आपका 1800। ये सीमांत लागत का डेटा मुझे प्राप्त हुआ टोटल कॉस्ट के में परिवर्तन की दर निकाली। और परिवर्तन की दर जब समीकरण दिया होता, आपने देखा होगा बहुत समीकरण दिए होते, वहां समीकरण में आपका कोई नंबर तो होता नहीं, अलजेब्राइक फंक्शन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप करना, तो वहां पर डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। और अगर आपका नॉर्मल ऐसा डेटा दिया है तो आप पिछले डेटा से माइनस कर दो, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट में n यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस n, यानी पहली इकाई में तो यहाँ पे n का मान 1 रखो तो प्रीवियस इकाई को माइनस कर दो। ये फार्मूला होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने का। मार्जिनल कॉस्ट देखिए तेजी से गिरता, 300 से 100 हो गया, 100 से 50, 50 से 30, 30 से 20। देखिए सीमांत लागत तेजी से गिरता है, फिर मिनिमम होता है और फिर तेजी से बढ़ता है। तो सीमांत लागत औसत लागत की ही तरह होता है, लेकिन सीमांत लागत में तेजी से गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है और तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए सीमांत लागत वक्र का ढाल ज्यादा होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखिए, ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट बनाया। मार्जिनल कॉस्ट देखिए ज्यादा आपका, ये मान लीजिए चलिए आपके घर में बर्तन होते ना, तो ये गहरा बर्तन ज्यादा है, जबकि एवरेज कॉस्ट की गहराई कम होती है। और मुझे जितने स्टूडेंट मिले वो अधिकतर दोनों का स्लोप बराबर बनाए हुए दिखाई पड़े थे। जो एवरेज कॉस्ट की गहराई थी वही मार्जिनल कॉस्ट की गहराई मुझे दिखाए थे। तो मुझे लगा था कि आपने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में अंतर कहाँ किया। तो मार्जिनल कॉस्ट रैपिडली डिक्लाइन करता, तेजी से गिरता और तेजी से उठता, जबकि एवरेज कॉस्ट की गिरने की स्पीड मार्जिनल कॉस्ट की अपेक्षा कम होती है और धीरे गिरती है, लेकिन इसका मिनिमम पॉइंट भी एवरेज कॉस्ट का ऊपर होता तथा बढ़ती जाती है। तो चलिए, तो मार्जिनल कॉस्ट को हमने एनालिसिस किया। मार्जिनल कॉस्ट को एनालिसिस करने के बाद मार्जिनल फिक्स कॉस्ट को एनालिसिस करें। चलो, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट को एनालिसिस करने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट में परिवर्तन की दर को ढूंढना पड़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट में परिवर्तन की दर निकालने के लिए सबसे पहले तो कितना है आपका 100 है ना, 100। लेकिन जब अगली इकाई पे कितना आया 100, तो 100 को 100 से माइनस करेंगे तो कोई परिवर्तन क्या हुआ? 0। फिर आप 100 को पुराने 100 से पीछे के 100 से माइनस करेंगे तो क्या हुआ? 0। तो हमने आपको क्या बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट हरदम 0 प्राप्त होती है। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट सदैव स्थिर होती है, इसलिए मार्जिनल फिक्स कॉस्ट जो होती है, सीमांत स्थिर लागत सदैव शून्य होती चली जाती है। ओके, चलो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट में क्या संबंध है? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट की गणना करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन की दर को ढूंढना होगा। चलिए, पहला क्या है? 200। जब उत्पादन मैंने 2 किया तो बढ़ करके कितना हो गया? 300। 300 से 200 को आप माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 ना। फिर कितना हुआ? 350। 350 से 300 माइनस कर दो, कितना होगा? 150। फिर 380,
380 से 350 को माइनस कर दो तो आपको हो जाएगा 30, फिर 20, फिर 220, फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा हाँ यहाँ पर, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 220, फिर 330, फिर 550, फिर 1100 एंड फिर आपको 1800। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मैंने परिवर्तन की दर को जब सेलेक्ट किया, कैलकुलेट किया, तो मुझे कुछ ऐसा डेटा प्राप्त हुआ जिसमें मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट तेजी से गिर रही थी, मिनिमम पर पहुंची और फिर बढ़ने लगी। आप देखो कि मार्जिनल कॉस्ट का जो टेबल आया, ये मार्जिनल कॉस्ट पर जो टेबल आया, सेम आपका मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का भी टेबल प्राप्त हुआ है, क्योंकि मार्जिनल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मार्जिनल फिक्स कॉस्ट 0 होने के कारण मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। तो जो आपका डिफिनीशन मार्जिन, जो आपको जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक मार्जिनल कॉस्ट में प्राप्त होती है, वही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट में भी प्राप्त होती है। यही बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि सीमांत लागत जो होती है वही सीमांत परिवर्तनशील लागत होगी, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेट करके अप्लाइड दिखा दिया है। चलिए अब इसका मैं डायग्राम देख लीजिए। तो प्रारंभ, इसीलिए देखिए मैंने यहां पर आपको नोट क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो मैं मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करूंगा वही मेरा मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का डिफाइन भी होगा। चलिए, जब मैंने उत्पादन किया Q1 इकाई का, जब मैंने उत्पादन किया Q1 इकाई का, तो उसके परिणाम स्वरूप देखिए कि मार्जिनल मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट है आपके पास ऊंची है, कितनी है, Q1A है, यही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जब हम उत्पादन के नियम लागू होने के कारण, इसमें भी उत्पादन का नियम लागू होता है, इसलिए हमारे पास उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ये आपका कम हो जाएगी, और जब मैं Q3 पर आ जाता हूं तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट और कम हो जाती। तो ये 3 रिजल्ट मुझे प्राप्त हुए। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। अब सबसे लास्ट में आप देखते हैं इंपॉर्टेंट जो आपका है पॉइंट, वो है, हाँ, सबसे पहले आप, ये हेडिंग आपकी गलत है, हेडिंग पीछे वाली कॉपी पेस्ट हो गई है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। मार्जिनल कॉस्ट तथा एवरेज कॉस्ट में क्या संबंध पाया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपके पास है एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है। ये आपके पास है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की अपेक्षा रैपिडली तेजी से गिरती है, मिनिमम होती है और तेजी से उठती है, जबकि औसत लागत भी गिरती है लेकिन सीमांत लागत की अपेक्षा कम तेजी से गिरती है। ठीक है, और जहां पर औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होता है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, वहां से सीमांत लागत कट करके तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जब हम Q1 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो एवरेज कॉस्ट का मान ज्यादा है तथा सीमांत लागत का मान कम है, और यहाँ पर एवरेज कॉस्ट गिर रही है तथा सीमांत लागत भी गिर रही है। ठीक है, अब गिरना से देख सकते हो, जब मैंने उत्पादन बढ़ा करके कितना कर दिया, Q2 कर दिया, जब मैंने उत्पादन बढ़ा के कितना कर दिया, Q2 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए सीमांत लागत तो स्थिर हो जा रही है लेकिन औसत लागत लगातार गिरती चली जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए सीमांत लागत स्थिर है, औसत लागत अभी भी गिर रही है। जब मैंने उत्पादन Q3 यूनिट्स का किया तो हम देख सकते हैं
कि औसत लागत मिनिमम हो जा रही है तथा सीमांत लागत बढ़ना प्रारंभ कर देती है। और जब मैंने उत्पादन क्या किया, Q4 यूनिट्स का किया, तो आप देख सकते हो कि सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है और औसत लागत भी बढ़ती है, लेकिन औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है, यानी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता औसत लागत तथा सीमांत लागत के मध्य, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन या पीजी। आपको ये क्वेश्चन बड़ा परेशान किया था कि इसके बीच का रिलेशनशिप आप कैसे निकालें, वो शायद आपको डिफाइन हो गया होगा। ठीक है, तो ये आज का मैंने आपको आज कई चीजें मैंने आपको अप्लाइड तौर पर जितनी अल्पकालीन लागतें थी सभी पर मैंने लगभग चर्चा की है। अब आपका हमारा होगा क्वेश्चन आंसर सेशन।